सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौजूद साहब के साथ और ख़वातीन प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तमाम दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारी दावत पे आप यहाँ तशरीफ लाए। आज आपको यहाँ ज़हमत देने का मकसद मुल्क के मौजूदा हालात है। हम जब से होश संभाला है, बचपन से सुनते चले आ रहे हैं, पाकिस्तान एक नाजुक दौर से गुजर रहा है। लेकिन आज जो हालात हैं उसमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है, वो खुद फील कर रहा है कि पाकिस्तान नाजुक दौर से गुजर रहा है। पीने को पानी नहीं है, रात में लाइट नहीं है, सुबह गैस नहीं है, नौकरी जो थी वो चली गई, आमदनी जो थी वो कम हो गई, महंगाई का तूफान कहें, सुनामी कहें, अजाब कहें, क्या नाम दें महंगाई की, इस रैपिड महंगाई को, वो अपनी इंतहा पर है। गर्ज है कि आज एक इंसान को, एक पाकिस्तानी को इज्जत के साथ अपने पेट में 2 वक्त की रोटी डालना बहुत बड़े पाकिस्तान के हिस्से में एक तरह से उसके लिए नामुमकिनात की तरफ चली जा रही है। उसको 2 वक्त की रोटी खाना उसके लिए एक बहुत ही मुश्किल अमर है। तो अगर 2 वक्त की रोटी खाना उसके लिए एक मसला बन गया है, उस मुल्क में जो कि एक एग्रीकल्चर मुल्क है, जहां पर पैदावार है, इतना बड़ा मुल्क है, तो फिर अगर ये हालात हैं तो वो अपने बच्चों को तालीम क्या देगा, अपने 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 बीमार फैमिली वालों का इलाज क्या कराएगा। गर्ज ये कि उसकी सारी जिंदगी की जरूरियात उस पर बेवकूफ पड़ता है। लेकिन आज ये हालात ऐसे क्यों हैं? हमने 2018 में तकरीरें सुनी कि भाई तब्दीली आ रही है और पाकिस्तान को जो 70 सालों में जो कुछ नहीं हुआ वो अब होगा। IMF के लोन, उनके पैसे मुंह पर मारेंगे, लाकर 200 अरब डॉलर लेकर आएंगे, 50 लाख घर बनाएंगे, 1 करोड़ नौकरियां देंगे, करप्शन 30 दिनों में करप्शन खत्म कर देंगे। पाकिस्तान में लोग बाहर से आकर यहाँ की नेशनलिटी लेने की कोशिश करेंगे। जो पाकिस्तानी बाहर गया हुआ है ना मसाइल हालात की वजह से, वो वापस आएगा। कहा गया कि ग्रीन पासपोर्ट को इज्जत दी जाएगी। ग्रीन पासपोर्ट की दुनिया भर में उसका वकार बुलंद होगा। एजुकेशन में बताया गया कि 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, स्कूल जाने लगेंगे। स्टंटेड ग्रोथ का जिक्र होता था उस जमाने में। स्टंटेड ग्रोथ सबसे पहले हमने इस पाकिस्तान में स्टंटेड ग्रोथ के मसले को उठाया, लेकिन उसके बाद पीटीआई ने और उनके चेयरमैन ने इस अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो पाकिस्तान के समाजी मसाइल को जो मसाइल बताए, सबसे पहली बात स्टंटेड ग्रोथ की मैं बहुत खुश था उस जमाने में कि 43% हमारे यहाँ बच्चे वो पैदा होते हैं जो कम ग़िज़ा की वजह से, मेल न्यूट्रिशन की वजह से उनका दिमाग नहीं पड़ता और वो स्टंटेड का शिकार हो जाते हैं, उनकी ग्रोथ नहीं होती। ऐसे बच्चों की तादाद 43% है इस मुल्क में। ये वो सारी बातें थी जिसका ख्वाब दिखाकर पीटीआई की हुकूमत को पूरे मुल्क भर में मुसल्लत किया गया। हाँ, मुसल्लत किया गया। वो जीत कर नहीं आए थे। वो इदारों के शोल्डर्स को इस्तेमाल करके, वो गैर जमहूरी तरीके से, वो इलेक्शन रिग करके, वो आरटीएस सिस्टम खराब करके और
उस पाकिस्तान की जमहूरी रिवायतों को दफन करके उनको लाकर बिठाया गया। चलो भाई ले आए थे। इस कराची में क्या हुआ सबको पता है कि उनको 14 सीटें छीन कर दी गई इस शहर से। उनके एमएलए एमपीए जाकर सो गए थे रात में, उन्होंने कैंपेन नहीं चलाई थी। उनको सुबह उठाकर बताया गया कि भाई उठ जाओ, तुम एमएलए बन गए हो, तुम एमपीए बन गए हो। लेकिन इस शहर से इतनी बड़ी ज्यादती के बावजूद कोई आवाज रियासत के खिलाफ नहीं उठी, कोई आवाज पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ, उनके चलाने वालों के खिलाफ नहीं उठी। हमने सब्र कर लिया, अपनी बात कहते रहे और हमने सब्र कर लिया। और हम इस बात पे दिली दिल में अपने आप को तसल्ली देते थे कि चलो यार हमारे साथ ज्यादती हो गई। लेकिन अगर इस मुल्क के मौजूदा स्टैग्नेंट जागीरदाराना वडेराना सरमायादाराना निजाम, जहां पर बाप के बाद उसका बेटा और उसकी बेटी और उसका बेटा और उसकी बेटी, इस निजाम को अगर इमरान खान उखाड़ कर फेंकता है, इस मुल्क से करप्शन का खात्मा करता है, इस मुल्क के नौजवानों को मौका देता है, नई लीडरशिप जनरेट करता है, क्रिएट करता है और हमारे मुल्क के लोगों के हालात बेहतर हो जाते हैं, तो मैं सब्र कर लूंगा। चलो भाई मेरी जात की कुर्बानी, मेरी पार्टी की कुर्बानी, मेरी सियासत की कुर्बानी, चलो भाई कबूल है। लेकिन गजब खुदा का, जब उन्होंने अपने अमली दौर का आगाज किया तो हर 2 हफ्तों के बाद अपनी पहली कही भी बात पर यूटर्न लेते थे। हर 2 हफ्तों के बाद अपनी पहली कही भी बात पर यूटर्न लेते थे। 4 दफा 4 पहले का आईएमएफ के पास नहीं जाएंगे, अगर मैं गया तो मैं खुदकुशी कर लूंगा। 7 महीने लगा दिए उनके वजीर खजाना ने, उस वक्त के वजीर खजाना ने, पहले वजीर खजाना ने, जिनको ये सुपरमैन बनाकर लेकर आए थे कि ये जो है वो मुल्क की इकोनॉमी को टर्न अराउंड कर देगा। उसने 7 महीने यही नहीं फैसला कर सका तो उसको आईएमएफ के पास जाना है नहीं जाना। वो जो डॉलर शूट होना शुरू हुआ उस वक्त से आज तक डॉलर पकड़ में नहीं आ रहा, ये वो टाइम है। फिर 7 महीने बाद फैसला कर लिया कि आईएमएफ के पास जा रहे हैं और फिर उनकी कंडीशंस पे आईएमएफ के पास गए और फिर एक ना रुकने वाला सिलसिला, इकोनॉमी की तबाही और बर्बादी का ना रुकने वाला सिलसिला। फिर 4 मुजराए खजाना चेंज किए, इतनी बड़ी टीम का दावा करते थे, बंदे नहीं इनके पास, वही सारी पुरानी पार्टियों में चलने वाले लोगों को अपने लेफ्ट राइट खड़ा करना शुरू कर दिया। तो तब्दीली कहां से आई? कौन सी तब्दीली? इन्हीं लोगों से तो जान छुड़ाने के लिए आप लोगों ने वोट दिया था, आपको इदारे लेकर आए थे, उन इदारों ने आपको लाने के चक्कर में अपने चेहरे को मस्त करवा लिया, अपनी जात को मस्त करवा लिया, पूरे पाकिस्तान से दुनिया भर में दुश्मनी ले ली, पूरे पाकिस्तान से दुश्मनी ले ली। फॉरेन पॉलिसी का आपने बेड़ा गर्क कर दिया खिलवाड़ करने के चक्कर में। ऐसा लगता है कि कोई एक ऐसा शख्स को गली कूचों की में कोई यूनियन काउंसिल का रोल प्ले ना कर सके, वो जाकर इंटरनेशनल मामला डील कर रहा है, कभी किसी से लड़ाई, कभी किसी से लड़ाई, कभी किसी के लिए कुछ, कभी किसी के लिए कुछ। क्या रियासत मुल्क ऐसे चला करते हैं, आपके मूड पर चला करते हैं? और फिर पाकिस्तान चलाने वाले इदारों ने आपको ढील दे देकर सारी नाजायज बातें आपकी मनवाकर, जबरदस्ती मनवाकर आज मुल्क का यह हशर कर दिया कि हम निकल नहीं पा रहे। हम ऐसे दलदल में धंस गए कि हमें एक आम आदमी मर गया। ये मुल्क के लिए बातें शुरू हो गई कि मुल्क बचेगा, खुदा आफत मैदान नहीं बचेगा, इसकी इकोनॉमी बचेगी नहीं बचेगी, ये हमारे एटीएस साहब बचेंगे नहीं बचेंगे। किसका किया हुआ है ये? क्या? हाँ, ये की हुकूमत नाअहल है, लेकिन इस नाअहली को उन्होंने आपसे इनहेरिट किया है भाई, आपसे इसको विरसे में लिया है। आप अभी होते तो पता नहीं इस पोजीशन को कहां से
कहां ले जाते हैं। और फिर आज जिस वक्त मुल्क में एक इंक्लूसिव पॉलिटिक्स की जरूरत है, खुदा के ये तो आप बैठे हैं यहां पर, ये जो बैठे हैं यहां पर, ये हम कभी सोच नहीं सकते थे कि मैं इस जगह पे आकर बैठूंगा। मैं कभी सोच नहीं सकता था कि मैं इन भाइयों के साथ बैठूंगा, इन बहन के साथ बैठूंगा। लेकिन किस चीज ने मजबूर किया? पैसे ने, पावर ने, सीटों ने? नहीं, ना यहां पैसा है, ना यहां पावर है, ना यहां सीटें। इस शहर में और दूसरी पार्टियां हैं जो सीट भी दे रही थी, ज्यादा पैसे दे रही थी, ज्यादा पावर वाली पार्टियां हुकूमत चला रही है 15 सालों से। तो अगर सीट, पैसा, पावर चाहिए होगा वहां जाते। खुदा की कसम, अपनी जात को खत्म करके आज हालात ऐसे शहर में, मुल्क में, कि जहां पर चुनने की जरूरत है। इख्तिलाफात थे, आज भी चंद बातों में इख्तिलाफ होगा, लेकिन बैठकर बात करते, दुश्मनी नहीं करते। और किसके लिए बात करते हैं? लोगों के लिए करते हैं, लोगों की बात करते हैं, आवाम का सोचते हैं, इज्तिमा का सोचते हैं। क्योंकि हमें इस बात का ईमान है कि रब ने हमें जो इज्जत, ताकत, हमें मौका दिया है और लोगों का नुमाइंदा बनाया, खुदा की कसम, दिस इज नॉट द बट ऑफ रोजेस। इसका आपको इस दुनिया में भी हिसाब देना पड़ेगा, आपको आखिरत में भी हिसाब देना पड़ेगा कि आपने कैसे फैसले किए, कि आप ने लोगों के लिए आसानियां पैदा की या अपनी जात को सरबुलंद रखा, यह आपको हिसाब देना पड़ेगा। तो आज देखो हम यहां मौजूद हैं। ये एक छोटी सी मिसाल है, ये हालात हमें यहां लेकर आए, लोगों की तबाही बर्बादी हमें यहां लेकर आई है। किस तरह की शहर में कोई पुरसारे हाल नहीं था लोगों का, हम अपनी सियासत कर रहे थे या अपनी सियासत कर रहे थे और उसमें लोगों का नुकसान हो रहा था, लोग मायूस हो रहे थे। हमने ये काम किया। क्या आज इमरान खान साहब पाकिस्तान के ऐसे हालात, जो कि आज हालात हैं, 25 करोड़ लोग हो गए हैं, क्या आज इस मुल्क की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए, वो चंद माह के लिए अपने इख्तिलाफात रखने के बावजूद, क्या पाकिस्तान के इन्वेस्टर्स को, कारोबार करने वाले को ये जेस्चर नहीं दे सकते कि मैं बड़ा लीडर हूं, मैं अपने इख्तिलाफात रखने के बावजूद मैं हुकूमत के साथ बैठने के लिए तैयार हूं कि आओ मुल्क के वसीतर वफाद, लोगों के वफाद में आओ, बैठकर फैसला करते हैं। इसमें कोई आसमान टूट जाएगा? अगर आप बड़े वलीउल्लाह होते, बड़े आप पारसा होते, बड़े किरदार वाले होते, तो भाई समझ में आती कि भाई आप इन नौजुबिल्लाह कुफर करने वालों के साथ और पता नहीं कितने गंदे लोगों के साथ आप कैसे बैठ सकते हो। यार आपकी रिलाजत तो उबल उबल कर बाहर आ रही है। आपने इस मुल्क में खवातीन की जो बेतौकीरी की है, जो औरतों की बेतौकीरी की है, आपकी कोई ऑडियो सुन ले तो पता चल जाए कि आपकी नजर में औरत की क्या इज्जत है। शर्म नहीं आती? इंसान ऐसा कोई थोड़ी सी गैरत वाला इंसान हो ना, तो वो दुनिया में गुम हो जाए जाकर, वो खुदकुशी कर ले जाकर, अगर उसकी ये सारी चीजें रिवील हो चुकी हो तो। लेकिन आपकी हठधर्मी, बेशर्मी, मेरे इस जैसी मिसाल कोई और नहीं देखी, खुदा की कसम। और आपकी जात से ऊपर कोई चीज है ही नहीं। ये खैर लोग जो आपको जानते थे हमेशा से कहते चले आ रहे हैं कि आप किसी के दोस्त नहीं है और आप अपने मोहसिनों के तो दोस्त है ही नहीं। जिसने आपके साथ एहसान किया, आपने उसके सर को कलम किया है। आप जिसके सर पर, जाकिर तरीन की मिसाल हमारे सामने है, ओन चौधरी की मिसाल हमारे सामने है, मोहसिन बेग की मिसाल हमारे सामने है, बाजवा साहब की मिसाल हमारे सामने है, और लंबी लिस्ट है भाई। अलीम खान की मिसाल हमारे सामने है। इनसे ज्यादा एहसान आपकी जात पर किसने किया होगा? मुबश्शिर लुकमान की जो है वो मिसाल हमारे सामने है कि जो लोग आपके लिए दुनिया से लड़ गए और उन्होंने उनको आपने पिटवाया, बताया, उनकी आपने बेतौकीरी की है। ये आपका किरदार है, ये आपका कैरेक्टर है, ये आपका डीएनए है। मैं आज यहां आपसे इसलिए मुखातिब हूं कि ये पाकिस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं है
कि किसी के खिलौने के तौर पर ये इस्तेमाल हो, उसका दिल चाह रहा है खेलने का, तो हम सब लोग 25 करोड़ लोग उसके खेल को देखकर अपने आप को, तो उस खेल के नतीजे में हमारी तबाही बर्बादी हो रही है और हम उसको बर्दाश्त करते रहे। ये नहीं चलेगा भाई, ये नहीं चलेगा। इदारों की मसलियत अपनी जगह, पाकिस्तान एक सिक्योरिटी स्टेट है, यहां पर आप माने या ना माने यहां की फौज की एक रिक्वायरमेंट है। अब आप बोलेंगे जो गैर जमहूरी बात कर रहा है, तो भाई है 70 सालों में बदलने में, अगले 70 सालों में, लेकिन आज तो है। ये सिक्योरिटी स्टेट है। पाकिस्तान में फौज का जो रोल है, पाकिस्तान में एस्टैब्लिशमेंट का जो रोल है, वो दुनिया के दुश्मन ममालिक जिन्होंने पूरी दुनिया को तबाह बर्बाद किया, ये अरब स्प्रिंग के नाम पर पाकिस्तान सिर्फ इसलिए बचा रहा कि यहां पर एक मुनज़्ज़म फौज भी है, यहां पर वो स्प्रिंग नहीं लेकर आ सके, यहां पर वो अफरा तफरी नहीं ला सके, सिर्फ मुनज़्ज़म फौज की वजह से। वरना जहां ईरान में वो तबाह बर्बाद हो गया, फौज पे तबाह बर्बाद की उन्हें, शाम में वो तबाह बर्बाद हो गया, फौज तबाह बर्बाद की उन्हें, लीबिया में वो तबाह बर्बाद हो गया, फौज तबाह बर्बाद की उन्होंने, पहले जो ऑर्गेनाइज फौज थी उसको तबाह बर्बाद कर दिया, मुल्क तबाह हो गया। ये मुल्क भी तबाह हो जाता, ये मुल्क भी फारिग हो जाता अगर यहां पर एक मुनज़्ज़म फौज नहीं होती। तो दुनिया ने इस फौज पर अटैक कर, भाई मैं तो कह रहा हूं कि वो फरिश्ते हमसे ज्यादा कौन जानता है, हमसे ज्यादा दुख किसने सहे इन 40 सालों में। अभी इमरान खान साहब टॉर्चर का जिक्र करते और हर तकरीर में कहते हैं कि हम मेरे लोगों को, 4 लोगों को नाम लेकर कहते हैं कि इनको नंगा करके मारा। अरे भाई शेरवानी पहनाकर कौन मारता है, टू पीस पहनाकर कौन मारता है? हमसे पूछो, कराची वालों से 40 साल से पिट रहे, 40 साल से पिट रहे, हमें 40 साल से लापता हो रहे हैं, 40 साल से मरशुदा लाशें मिल रही हैं। आपके 4 लोगों को 4 में रखकर आपको छोड़ दिया, आप बातें, आप अपने नाम के साथ इमरान खान साहब जरा 10 मिनट के लिए एमक्यू का नाम लगाओ जरा, फिर मैं देखता हूं कि आपको फिर पता चले टॉर्चर होता क्या है, रियासत करती क्या है। आपको भी पता ही नहीं है रियासत क्या करती है और क्या कुछ होता है। आज उसके बावजूद हमने फौज, इस मुल्क के रियासती इदारों से शिकायतें जरूर की, उनको मलाइन नहीं किया, उनको तबाह बर्बाद करने के लिए साजिश मुहिम नहीं चलाई, उनके खिलाफ ट्रेंड नहीं चलाए। दुनिया जो आज तक नहीं कर सकी थी हमारा दुश्मन, आज इमरान खान साहब ने वो सब कुछ कर दिया है। घर घर में नफरत फैला दी है, वो चीजें जो कि मुट्ठी बंद थी वो सारी मुट्ठी खोल दी है और ये मुल्क की तबाही की रेसिपी है। अगर आप बहुत बड़ा, आपके पास एक इंटेलेक्चुअलिज्म होता, आपके पास एक बहुत बड़ा पाकिस्तान को चलाने का कोई एक रोड मैप होता, हम आपकी बात मान लेते। आपको सिर्फ और सिर्फ वजीर आज़म की कुर्सी पर बैठना है, यही आर्मी, उसका इदारा, उसके चीफ, उसकी डीजीआईएसआई, उसके डीजीसी, आज आपको गैर जमहूरी तरीके से दूसरों को बाहर फेंककर पहले की तरह आपको लाकर बिठा दे, आप जो कहना एक पेज पर आ गए। आप फौज की मुदाखलत के खिलाफ नहीं है, आप फौज की मुदाखलत अपने हिसाब में, अपनी मर्जी में चाहते हैं, आप फौज की मुदाखलत अपने लिए चाहते हैं। फौज जहां न्यूट्रल हो गई वो जानवर हो गई, जहां न्यूट्रल हो गए, जहां पर आप की मदद करना नाजायज बंद कर दिया उन्होंने, वो जानवर हो गए, वो मीर जाफर में सादिक हो गए, वो अमेरिकन एजेंट हो गए और पता नहीं क्या कुछ। पाकिस्तान इसका मुतामिल नहीं हो सकता, पाकिस्तान ये अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इसलिए कल जो उन्होंने तकरीर फरमाई है उसको उन्होंने इंतहा कर दी है, उसको उन्होंने इंतहा कर दी है और ये मेरे मुल्क के लिए ठीक नहीं है। हमें 10,000 शिकायतें हैं, आज भी हमारे 100 से ज्यादा कारकुनान लापता हैं, आज भी हमारे लोग जेलों में नाजायज और गलत मुकदमे में पाबंद सरासर है। आज हमारे शहर में पीने का साफ पानी नहीं है, मेरा एक पानी अरबों रुपए का चोरी करके मेरी लाइनों से शहर को बेचा जाता हर महीने। आज मेरे शहर में दवा नहीं है, रात में लाइट नहीं है, सुबह गैस नहीं है, रोजगार नहीं है। 2.5 लाख नौकरियों में एक नौकरी पीपल्स पार्टी कराची हैदराबाद वालों को नहीं दिया उसने, एक नया पीला स्कूल नहीं बनाया, एक नई यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, हैदराबाद में यूनिवर्सिटी नहीं बनने देते। आज यहाँ के बिजनेसमैन मारे फिर रहे हैं, 17 डिपार्टमेंट उनसे रिश्वत लेने आते हैं।
ये वो शहर है जो कि 70 सालों से मुल्क को पाल रहा है और आज हमारा कोई पुरसार हाल नहीं। और 14 सीटें इमरान खान साहब आपको शहर से दी गई, सदर आपका, गवर्नर आपका, 14 सीटें आपकी, वजीर आजम आप यहां से बने इलेक्शन लड़कर, लेकिन आपने 4 सालों में पीपल्स पार्टी के खिलाफ कुछ भी नहीं किया, जुल्म और ज्यादती के खिलाफ, बल्कि आप उनके पार्टनर इन क्राइम बन गए। आप सिर्फ मुंह से फायर करते थे, झूठ बोलते थे जरदारी साहब के खिलाफ, और आपका पीछे से याराना था। आपने पीपल्स पार्टी ने आपकी हुकूमत चलाई 4 सालों तक, और उसका क्लाइमेक्स था कि जब सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन हुए, आपके पास 14 सेनेटर्स की कमी थी। पीपल्स पार्टी ने आपसे मुखालफत होने के बावजूद आपको 14 सेनेटर के वोट देकर आपका अक़लियती बेंच का, अक़लियत में रहने वाली पार्टी का चेयरमैन मुंतखब हो गया, सेनेट के चेयरमैन मुंतखब हो गया था। और आप जरदारी साहब को किन-किन अल्काबात से नवाजते थे, किन-किन? तो आगे नूरा कुश्ती थी ना आपकी। तो ये कराची गिरवी रख दिया गया पीपल्स पार्टी के हाथों में आपकी हुकूमत चलाने के लिए। एक ही शर्त है जरदारी साहब से कि आप नवाज शरीफ से हाथ मत मिलाना, मैं उधर से आपको गाली तो दूंगा, आप मुझे इधर से गाली मत ना, हम करेंगे कुछ नहीं। सारे केसेस नैब के फारिग हो गए, खुली छुट्टी मिल गई यहां पर हुकूमत सिंध को, और उन्होंने खुलकर लूटा है। पहले उनको इमरान खान की हुकूमत चलाने के लिए सिंध गिरवी रख दिया गया, आज इमरान खान को हुकूमत में नहीं आने देने के लिए सिंध गिरवी रख दिया गया। हम जो है वो बस किसास अदा करने के लिए वो स्केपगोट है, हम कुर्बानी की के बकरे हैं बस। हम अपनी कुर्बानी देते जाएं, नस्लों की कुर्बानी देते जाएं, किसी की हुकूमत गिराने के लिए, किसी की हुकूमत बचाने के लिए। और उस वक्त जिस मुल्क को मेरे आबाओ अजदाद ने, हमारे आबाओ अजदाद ने अपनी जानों का नजराना पेश करके, 20 लाख जानों का नजराना पेश करके, अपने आबाई घर छोड़कर, अपनी जमीनें छोड़कर, माँ और बहनों ने अपनी कुर्बानी देकर जिस मुल्क को आबाद किया, जिस मुल्क की आबियारी की, जिस मुल्क को बनाया है, उस मुल्क में आज आप उस मुल्क को रोजाना खोखला कर दिया आपने अंदर से। और हम बैठकर तमाशा देखें तो हम रियासत पाकिस्तान के इदारों को, जुडिशरी को, असेंबली को, हुकूमत को कहते हैं कि ये ड्रामा बंद होना चाहिए, अब जो करना है जल्दी करो और ये ड्रामा बंद। एक हिजान किसी कैबिनेट में पूरा पाकिस्तान पिछले कई सालों से सुबह से लेकर रात तक अब ये हो रहा, ये हो रहा, ये हो रहा। अबे कहां से आएगी इन्वेस्टमेंट इस ग्रुप में यार? कौन इन्वेस्टमेंट करेगा? पिछले 3 माह में जाकर दुबई की इन्वेस्टमेंट मालूम करो। इस पाकिस्तान और सिंध से, खासतौर कराची से जितना पैसा यहाँ गया है पिछले 30 साल की तारीख में दुबई उतना पैसा नहीं गया। यहाँ लगा हुआ पैसा सारा निकलकर बाहर जा रहा है। क्यों ना जाए? जब रोजाना सुबह इमरान खान को लोग सुबह से रात तक टीवी पे देखेंगे और मुल्क को, इदारों को गालियां बक रहा है, वो मुल्क के सरबराह को गालियां बक रहा है, तो इस मुल्क में कौन इन्वेस्टमेंट करेगा? इमरान खान का तो कुछ नहीं जाता। वो कहा जाता है कि कभी उन्होंने अपनी जेब में वॉलेट रखा ही नहीं, उनको पता ही नहीं पैसे खर्च कहां किए जाते हैं। उनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, वो उनके साथ सारे वेल ऑफ लोग हैं। लेकिन मैं पाकिस्तान के लोगों को कहता हूं, ये जो बात है ना, 2 बात आती है। ये बात आती है कि भाई वो बड़े पॉपुलर हैं और लोग उनके साथ हैं। ये 2 बातें आती हैं, वो बड़े पॉपुलर हैं और लोग उनके साथ हैं। तो लोग उनके साथ और वो बड़े पॉपुलर हैं, तो उनकी बात पर ये ना देखा जाए कि गलत बात कर रहे हैं, सही बात कर रहे हैं। और लोगों को देखकर और पॉपुलैरिटी को देखकर आप सारे गुनाह माफ कर देंगे, सारी ऑडियो भूल जाएंगे, सारी वीडियो भूल जाएंगे और सारे उनके गुनाह भूल जाएंगे कि लोग उनके साथ हैं और वो बड़े पॉपुलर हैं। अरे भाई, तो लोग जो है ना फिरौन के साथ भी बहुत थे और वो भी बड़ा पॉपुलर था। और करबला में इमाम हुसैन के सामने यजीद के साथ भी लोग बहुत थे, जो भी बड़ा पॉपुलर था अपने अपने अलगाबाद में। लोग जो है नमरूद के साथ भी बहुत थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मुकाबले में वो भी बड़ा पॉपुलर था। लोग जो है लूत अलैहिस्सलाम के सामने वाली कौम में भी बड़े थे, एक ही गर्दन से लूत अलैहिस्सलाम का, क्योंकि सब उनके मुकाबले थे, वो सब पॉपुलर थे भाई। तो क्या करते?
उनकी पॉपुलैरिटी और उनके साथ लोगों को देखकर सजदा कर लेते, उनकी सजदा कर लेते। तो आज हम इमरान खान की पॉपुलैरिटी और उनके साथ लोगों को देखकर उनकी सारी बेहूदियों को भूलकर सजदा कर ले? नहीं, हम इमाम हुसैन के फलसफे पे चलने वाले लोग हैं। सही और गलत को बुनियाद बनाया है, फायदे नुकसान को कभी बुनियाद नहीं बनाया। और हम हर हक की बात कहेंगे, वक्त पर कहेंगे, और हर जुल्म और जबर की बात के सामने खड़े हो जाएंगे सीधा मिलाई दीवार की तरह। भले वो जुल्म और वो जबर और वो झूठ कितना ही पॉपुलर क्यों ना हो, वो कितना ही उसके साथ लोग क्यों ना हो, कितनी उसकी पॉपुलैरिटी क्यों ना हो, ये सारी पॉपुलैरिटी वक्त का धोखा है, ये नजर का धोखा है। खुदा की कसम, जिस दिन अल्लाह की लाठी घूमेगी, कभी भी बातिल पॉपुलर होने के बावजूद, ज्यादा तादाद होने के बावजूद कभी जो है टिक नहीं सका। ये हक वालों की एक इम्तिहान है कि हमेशा बातें जो है वो सर चढ़कर होता है कि हक वाले उसकी पॉपुलैरिटी और उसकी तादाद देखकर कहीं मरूब ना हो जाए। तो मैं पाकिस्तान के कंक्लूड करता हूं, पाकिस्तान चलाने वालों को आवाज लगाकर कहता हूं कि बंद करो ये ड्रामा सारा, इनके केसेस इनको पकड़ के लेके जाओ, केसेस का फैसला करो। अगर ये बेकसूर है, खबरदार आपने इनको हाथ लगाया, छोड़ दो इनको। और अगर ये कसूरवार है तो चाहे कितनी भी पॉपुलैरिटी हो, जो आप मेरे साथ सलूक करते हो सिंध के शहरी इलाके के लोगों के साथ, जो आप बलूचिस्तान वालों के साथ सलूक करते हो, वही सलूक आप इनके साथ करो। फिर नवाज शरीफ बन हो सकता है, उसकी बेटी बन हो सकती है, मुल्क के दूसरे इलाकों से लोग बिना एफआईआर की गिरफ्तार, लापता और उनकी लाशें मिल सकती हैं। तो इमरान खान साहब भी कोई अनोखे लाडले नहीं है। ये सब कुछ इस मुल्क के मरवजा कानून और आइन के अंडर में इनके साथ होना चाहिए और मुल्क का फैसला होना चाहिए। इसकी जान की कैद से बाहर निकालो, ये मुल्क खत्म हो रहा है। मैं अपनी बात यहां पर खत्म करूंगा और मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि अब ये ड्रामा इस मुल्क में बस बंद हो जाना चाहिए। आप हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। भाई इलेक्शन आ रहे हैं ना, ये सारे ड्रामे जो शुरू हो जाएंगे। वफाकी वजीर हैं, फॉरेन मिनिस्टर है, स्पीकर उनका है, सारे मसले उनके हैं। अब इलेक्शन आ रहे हैं तो ये जो है वो ये वाली बातें हो गई। ये सारे पीडीएम में किसी को सबसे ज्यादा फायदा है, सबसे ज्यादा जिनको मराते मिली हुई है वो तो उनको मिली हुई है। और वफाकी हुकूमत तो बिल्कुल अभी लोन नहीं दे पा रही अपना, तो रोजाना वो तो अपने इदारों को, वफाकी इदारों को तनख्वाह नहीं दे पा रहे। तो वफाकी हुकूमत के पास 18वीं तरमीम के बाद बचा क्या है? 18वीं तरमीम के बाद बचा क्या है? भाई सारा पैसा तो सूबाई हुकूमतों के पास है, इनके सूबों के पास, इनके सूबे के पास है। 15 सालों से इनके पास सारी दौलत है। इनसे पूछा जाना चाहिए कि भाई आपने जो आपके पास वफाक से डिविजिबल पूल में हर साल 1000 अरब रुपए आता है और 300 अरब रुपए आप कमाते हैं, आप हर साल के 1400 अरब रुपए का हिसाब दो। तो मैं समझता हूं कि बिल्कुल ये बात एक्सेप्टेबल नहीं है, ये वाली बात एक्सेप्टेबल नहीं है। और मैं सेंसस के हवाले से कहना चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं कि खुदारा इस कराची में अब जेरीमेंडरिंग बंद कर दो, खत्म कर दो। आपने 2017 में इस शहर को कम किया और आपने 2018 में शहर का मैंडेट थी ना, अब दोबारा 2023 में आपको एक मौका मिला है कि शहर को सही गिनो और इस शहर के मैंडेट को, छीने हुए मैंडेट को वापस करो। अगर आपको इस मुल्क को बचाना और चलाना है तो याद रखें, पाकिस्तान के लोग याद रखें कि आईएमएफ से, के कर्जों से, लोन से ये मुल्क बच सकता है ना चल सकता है। अगर इस मुल्क को कोई आगे बचा सकता है, चला सकता है तो वो कराची है। कराची इस मुल्क को बचा सकता है और आगे चला सकता है। इस शहर में इतना पोटेंशियल है, खुदारा हमारे हाथ पैर मत बांधो। हम कमाने वाली औलाद है इस मुल्क की, पूरे पंजाब के टैक्स से ज्यादा है। हम वाहिद कमाने वाली औलाद है इस मुल्क में।
आप इस कमाने वाली औलाद के हाथ पैर तोड़कर बिठा दोगे तो मेरे हाथ पैर सिर्फ नहीं टूटेंगे, पूरे मुल्क के हाथ पैर टूट जाएंगे, पूरा मुल्क ज्यादा कशीन आ जाएगा। तो खुदा के वास्ते मैं वोट करना चाहता हूं, इसलिए कि मैं इसलिए कह रहा हूं दोबारा ये जो इन्यूमरेटर्स आए हुए हैं, ये जो खाना शुमारी करने वाले, वही ड्रामा शुरू कर दिया उन्होंने। कराची आपको पता है हाई राइजेस बिल्डिंग्स का शहर है, एक एक फ्लैट, एक एक अपार्टमेंट में 300 घर होते, 200 घर होते। वो अगेन यही काम कर रहे हैं कि वो मीम शीन का जो निशान लगाते हैं वो अपार्टमेंट की गेट पर लगाकर जा रहे और हर घर पे जाकर नहीं लिख रहे। पहले भी हम ये देख चुके, जहां पर 2000 इंसान रह रहा था वहां पर 7 लोगों को काउंट करके गए। वो अपार्टमेंट हमारा ये मुतालबा, हमने जो वजीर आजम साहब से मीटिंग की थी खालिद महमूद सिद्दीकी साहब की सरबराही में, उसमें उन्होंने डेट बढ़ा दी और सारी बातें मानी, लेकिन उसका सबसे बड़ा पॉइंट ये था कि उनको हिदायत दी जाए सारे जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स आ रहे हैं खाना शुमारी करने के लिए, घरों की शुमार करने के लिए, कि वो हर अपार्टमेंट के अंदर जाएं और फ्लैटों के ऊपर हर घर पे जाकर निशान लगाएं, ना कि वो फ्लैट के दरवाजे पर गेट पर मेन एंट्री पे एक निशान लगाकर चले जाएं। ये काम नहीं हो रहा कराची में, इसकी खिलाफवर्जी हो रही है। और अगर ये अब ये मुल्क इसका मुकाबला नहीं सकता, मेरा नुकसान नहीं है, इस मुल्क का नुकसान है। अगर आप मुझे दिनों में सही नहीं, अगर आप मुझे हुकूम सही नहीं दोगे तो पाकिस्तान के लिए मैं जो कर सकता हूं नहीं कर सकता, और अगर मैं आज पाकिस्तान के लिए नहीं कर सकता तो यकीन जानो ये शहर बचाएगा पाकिस्तान को, IMF या कोई और पाकिस्तान को नहीं बचा सकता। बहुत मामला के साथ देखो यार, हालात ऐसे ही हैं और हम बार बार किसी इंतहाई कदम पर जाना नहीं चाहते। जब आप वेंटिलेटर में कोई मरीज हो ना तो उसके ऊपर डॉक्टर बहुत तजुर्बे नहीं करता। ये पाकिस्तान इस सब वेंटिलेटर पर है और हमें इस मुल्क का दर्द है, तो मैं अपनी बात को भी बड़े आहिस्ते से समझा रहा हूँ, कह रहा हूँ भाई खुदा के वास्ते यार हम पर रहम करो, इस मुल्क पर रहम करो। मैं अगर आज से अपनी सियासत देखूं, अपनी सियासत देखूं, अगर मैं जब अपनी सियासत देखे तो खुदा की कसम ये मुल्क 2 घंटे आगे नहीं चल सकता। आज ये डॉलर 300 का 600 का हो जाएगा डॉलर, तो मैं तो दोनों तरफ से मैं मारा गया हूं इस मुल्क की। जैसे कि आज भी इतनी सारी चीजों के बावजूद हमें इस मुल्क का सबसे ज्यादा खौफ, मैं आपकी बात से 200% एग्री करता हूं, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे ऊपर हालात ऐसे आ गए कि मैं जब इस मुल्क की भाई हमारे पास ये 2 वजारतें हैं, वफा की वजारतें हैं, 2 मिनट लगे हमें छोड़ने में, हाथ जोड़ते हैं लोग हमारे कि भाई आप ये करेंगे तो और अभी ना करें फैसला। हाथ भाई हम कहते हैं 15 दिन के बाद, हम तो 1 महीने के बाद, वो हालात ही नहीं आ रहे वो वाले। आप मुझे बताएं हमें क्या फायदा है, क्या हमें, हाँ ठीक है अपनी वजारतों में अपने डिपार्टमेंट में काम, लेकिन लोगों के मासेस का तो नहीं हो पा रहा। तो हम अगर अपने आप को अपनी बार्गेनिंग चिप के तौर पर ये ब्लैकमेल करने के लिए वाला काम कर दे बड़े आसानी से, हमारी वाह हो जाएगी, लेकिन मुल्क का नुकसान हो जाएगा फौरन। मैं जब वहां सोचता हूं तो मैं तो सबर कर लूं, आपसे ब्लेम ले लूं, लोगों से हमें ताने भी मिलते हैं कि भाई आप तो हुकूमत मजाक के चला रहे हैं आप। अरे भाई मेरी मजबूरी भी तो समझो यार, देखो भी तो कहां है। तो ये बिल्कुल, लेकिन हम बार-बार आपके जरिए आप बंद कमरों में और आपके जरिए बार-बार इसीलिए आवाज लगा रहे हैं, खुदा के वास्ते ये सिर्फ मेरे समझने का काम नहीं है, ये सिर्फ एमक्यूएम के समझने का काम नहीं है, ये दूसरी तरफ जो हुकूमत और रियासत के लोग बैठे उनके भी समझने का काम है। तो वो भी तो अपना रोल प्ले करे ना भाई। भाई एक मिनट भाई कमाल साहब, मैं थोड़ा देगा आपने भी बस एक मिनट राशि करें, आपने पीपल्स पार्टी को ब्लेम करता कि वो मजाकों के मुद्दे आपके भी 2 मंत्री मुश्किल मौजूद हैं। इससे कबल आपने इमरान खान के हवाले से सारी बातें की, 4.5 साल एमपी भी को कांधा देकर चलाती रही। किसी मकाम पर जब उनके शामिल मर्रे सत्ता को आया करते थे, उनसे सवाल किया कि सारा कुछ कराची के हवाले से एमपी के कांधे पर आ रहा है, तो उनके बकायदा तौर पर पीटीआई की हिमायत किया करती थी। आज जब इस्टेब्लिशमेंट उसके खिलाफ है तो एमपी भी उसके खिलाफ है। 2018 के
सकते हो, कोई सवाल? मैं ये सवाल कर रहा हूँ, आपने बोला पीपल्स पार्टी और पीटीआई जुड़ा कुश्ती करती रही, तो माधव के साथ एमक्यू भी पीपल्स पार्टी के साथ जुड़ा कुश्ती भी करती हुई नजर आ रही है। सिवनी इलेक्शन में एमक्यू ने बॉयकॉट कर दिया, पीपल्स पार्टी ने आजाद हिंद में अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए। एमक्यू ने हार टाइम की फवारा चौक पर एहतजाज की, नासिर शाह यहाँ पर है तो पूरी एमक्यू जीत गई उसके आगे। तो आप लोग जुड़ा कुश्ती नहीं कर रहे क्या? देखिए, मैं सोहेल भाई की बात से शुरू करके राजकुमार बराबर, ये जो जुड़ा कुश्ती वाली बात है, मैंने जब मिसाल दी, मैंने कहा कि एक अंदर साहब को 14 वोट 14 सीटें दी हैं और सेनेट इलेक्शन में और यहाँ पे वो जो कहते थे कि पाकिस्तान में सबसे बड़े मसाइल की जो है वो जड़ वो किसी को बताते थे नाम लेके। हमारी यहाँ तक आपने बात की जुड़ा कुश्ती से बिल्कुल नहीं हो रहा था। ये सुने भाई, ये 100% फाउल है, फाउल 100% फाउल है। ये तय हुई थी बात, उन्होंने आगे रिक्वेस्ट की थी और ये यहाँ नहीं कहीं पीडीएम में कहीं ऊपर तय हुई थी सारी बात, सारी पार्टियों में मिलकर कि भाई ये अगर ये बाय इलेक्शन का जो उन्होंने इमरान खान साहब ने ड्रामा रचा रखा है, नहीं हम तो लड़ना चाहते थे इलेक्शन, लेकिन क्योंकि हम फेल हो गए, हम आपको बुलाते लोग नहीं है, हमने अगर पूरा कुश्ती होती तो पीपल्स पार्टी के ये लोग जो कि आजाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ रहे हैं, वो फिर जो वो अपने निशान पर लड़ते हो, ये पूरा कुश्ती नहीं है। हम इस पे बहुत, और आपके लगे कि दोबारा के ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये तो ये कभी रिपेयर हो ही नहीं पाएगी। तो इतना बड़ा ब्रीच है कि आपसे तो इसका मतलब कभी बात हो ही नहीं सकती। आप खुद यहाँ पर आकर आपने एक्सेप्ट, आप रिक्वेस्ट करके गए कि भाई सबका ये मुतफ़िक़ा फैसला है कि ये इलेक्शन ना लड़ा जाए, इसलिए कि ये मुल्क अभी इस वक्त इसका मुताबिक नहीं हो सकता, और हम चूंकि ऊपर पॉलिसी बात कर रहे हैं ये उसमें शामिल है, उनकी वजह से हमने, वरना हम तो लड़ना चाहते थे इलेक्शन। अगर उसके बाद मैं जरदारी साहब को बुलाऊं, भुट्टो साहब को आवाज लगा के कहूं कि ये जो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है ये इतना खतरनाक है, आइंदा तक आपसे फिर बात ही इतना हाथ ना हो पाए, मतलब सियासत के दरवाजे नहीं, ये बहुत बड़ा फाउल है। मैंने इतना बड़ा फाउल नहीं देखा इससे पहले। तो जो लोग पीपल्स पार्टी ये समझ रही है कि वो आजाद उम्मीदवार लड़वाकर वो ये काम कर सकते हैं, ये मैं समझता हूं कि इससे बड़ी बदयानती सियासत में फिर और कोई हो नहीं सकती, इससे बड़ी कोई बुरा कुछ नहीं है। ये टोटल 100% फाउल है सारा। राशिद भाई आपकी बात से देखो, हम कसूरवार है, हम हमसे गलतियां हुई होंगी, हमारी इंटेंशन गलत नहीं थी, हमारी इंटेंशन बुरा करने की नहीं थी। हमने हर किसी को के साथ अपनी लिमिटेड कैपेसिटी में हमने उसका साथ देने की कोशिश की अच्छी नीयत से। अब उसका आउटकम नहीं आ रहा तो उसमें मेरी नीयतों का कसूर नहीं है। उस वक्त जिस वक्त जो माहौल जैसा था हमने वो काम किया, और नहीं है एस्टैब्लिशमेंट की बात, भाई उसको क्या करते, किसको जाकर वोट देते हो? पाकिस्तान में एक चल रहा था सारा निजाम, उसी तरह आज भी, कल भी अगर फर्ज करो पंजाब से इमरान खान साहब जीत कर आते हैं, मैं सियासी आदमी हूं, वर्कर हूं, सियासी बात कर रहा हूं, तो और उनको एमपीएम के वोटों की जरूरत पड़ती है, तो क्या हम उनके साथ खड़े नहीं होंगे? मैं आपको कह रहा हूं कि आप खड़े होंगे, मैं आपको कह रहा हूं कि बात कर रही बात, अगर पंजाब को जीत कर आते वज़ीर आज़म बनने के लिए, जो कि मुझे चांसेस नहीं लगते, हम खड़े होंगे, लेकिन हम क्या मांगेंगे? आज की एमपीएम डिफरेंट है, जो अब मेरे साथ मेरी हिमायत देना चाहता है, उसको आइन में तब्दीली के लिए अपने वोट देना पड़ेगा। आइन में मुझे तब्दीली चाहिए, आर्टिकल 140A में मुझे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए। ये जो इख्तियारात और वसाइल आपने लाकर वजीर आला के पास पार कर दिए, आप आइन में तब्दील करके सारे मेरे 22 डिपार्टमेंट 22 के 22 डिपार्टमेंट उस आइन में डाल दो, लिख दो, जो कि इंडिया ने थी 1994 में, कि वो 22 डिपार्टमेंट जो कि वजीर आला अपने पास लेकर बैठा हुआ है, ये आइन में लिख दो कि ये लोकल गवर्नमेंट का हिस्सा है। नंबर 1, आप एनएफटी अवार्ड से पैसे लेते हैं सूबों में, आप मुझे पीएफसी अवार्ड नहीं देते, आप मुझे प्रोविजन फाइनेंस कमीशन नहीं देते, मैं भीख मांगते रहता हूं आपसे डिस्ट्रिक्ट के। जिस तरह से आप जिस फॉर्मूले से एनएफसी अवार्ड देते हो, इसी फॉर्मूले से आप मुझे पीएफसी अवार्ड दो। ये आइन में लिखो, आइन में लिखो, नहीं चाहिए सूबाई कानून, मुझे आइन में तरमीम चाहिए, ये लिखो। और इस मुल्क में ये बात लिख दो, तीसरी तरमीम, कि जब तक मुल्क में इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट नहीं है, उस वक्त तक मुल्क में एमपी और एमएलए के इलेक्शन नहीं हो सकते। जो भी ये 3 आईनी तरमीम करेगा, अब जो भी मैंडेट एमपी को मिला, एमपी उसके साथ खड़ी होगी, कोई भी हो, मैं आपको बता रहा हूं, कोई भी हो, हम उसके साथ खड़े। अब ये मजाक का चक्कर नहीं रहेगा इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह की रजा रही तो
बिल्कुल मैं पॉलिटिकल आदमी, इसलिए मैं पॉलिटिकल बात कर रहा हूँ कि कल को भाई हम तो अपनी बात कर रहे हैं, कल को अगर ये हो गया सारा सुना तो फिर हम ये मांगेंगे। लेकिन कोई भी जरदारी साहब के पास हुकूमत आती है, मियां साहब के पास हुकूमत आती है, इमरान खान के पास हुकूमत आती है, डेफिनेटली हमें पता है कि अगली हुकूमत में पाकिस्तान के वजीर आजम के कैंडिडेट नहीं है। जो पाकिस्तान के वजीर आजम के कैंडिडेट है उनको पंजाब जीतना पड़ेगा, लेकिन अब पाकिस्तान में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी किसी के पास नहीं आने वाली। लोगों को छोटे छोटे जज वजीर आजम बनने के लिए छोटा छोटा मैंडेट चाहिए, 10-10, 12-12, 20-20 सीटों का मैंडेट चाहिए, और वो हम अपना खोया हुआ मैंडेट वापस देंगे इंशाल्लाह ताला। और वो मैंडेट किसी को वजीर आजम बनाने के लिए उस वक्त देंगे कि जब वो हमें आयु में तरमीम करके दे। हाँ आइन और कानून के मुताबिक जो चीजें हैं किसी की मर्जी पे नहीं होनी चाहिए, बात किसी की चाहत पे नहीं होनी चाहिए। आइन और कानून को जो कह रहा है किसी के खिलाफ किसी की फेवर में वो होना चाहिए। पाकिस्तान का आइन, पाकिस्तान का कानून अगर वो तोड़ रहे हैं तो उनको उनके ऊपर आइन और कानून के मुताबिक उनके ऊपर फैसले होने हैं। हम इस मौके के अलमबरदार हैं और इस मौके की तायद करते हैं। भाई जो आइन और अगर वो कानून तोड़ रहे हैं उनको कानून के हिसाब से उनके खिलाफ जो कार्रवाई होनी चाहिए। मुस्तफा भाई लिखवा तो बहुत कुछ लिया है, ये भी लिखवा लिया था कि हल्का बंदियां भी सही हो जाएंगी, 53 हल्के जो है वो दे दिए जाएंगे, बल्दियाती इंतखाबात भी नहीं होंगे, जिंदगी में भी हिस्सा नहीं लेंगे, फिर भी आजाद उम्मीदवार खड़े हो गए। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर कल इमरान खान पंजाब से जीतता आप फिर उसके साथ खड़े हो जाएंगे और फिर कुछ लिखवा लेंगे। तो इस मुल्क में लिखा तो बहुत कुछ जाता है, अगर यूं ही चलता रहा और अमल नहीं हुआ तो फिर क्या उसका तरीका? जो मैं लिखवाने की बात कर रहा हूं ना, अगर ये लिखा होगा खुदा की कसम, ये जो जितनी तुमने बात की पहले वाली, ये नहीं होती सारी चीजें। देखो पाकिस्तान में कोई वजीर आजम बनता है, आज तक कानों में आवाज नहीं आई कि वजीर आजम बनने का ओथ उठाने के बाद वो कह रहा हो कि मेरे पास ये डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट नहीं है, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। कोई वजीर आजम बनता है वो ओथ उठाता है, शुरू हो जाता है बिजनेस से काम करना है। क्यों? क्योंकि आइन में उसकी सारी डिटेलिंग लिखी हुई है। अगर गलती से कोई मेयर बन जाए मुल्क के किसी शहर का, अगले दिन से हम उसको रोना गाना सुन लो। क्यों? क्योंकि आइन की किताब में सिर्फ 4 लाइनें लिखी हुई है कि एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल एंड पॉलिटिकल पावर will be delegated to the elected local government tax and police। अब इन 4 लाइनों को चारों सूबों के वज़ीर आला अपनी मर्जी से उसकी तशरीह करते हैं। जिस दिन आपने इस वज़ीर आज़म के इख्तियारात और डिपार्टमेंट की तरह, वज़ीर आला के इख्तियारात और डिपार्टमेंट की तरह और एनएससी के साथ प्रोविजनल फाइनेंस कमीशन की तरह ये सारी चीजें भी आपने इस आर्टिकल 148 के एक्सटेंशन में लिखवा दी ना, खुदा की कसम वो पहले वाली बातें दोबारा नहीं होगी। तो हम ये मैं बिल्कुल अपनी बात पर मैं क्लियर हूं इस वाली बात पे कि हां अभी तक अगर जो चीजें लिखवानी चाहिए थी वो नहीं लिखवाई गई, वो नहीं लिखवाई। और हमें 40 सालों में मैं ये आज एक्सेप्ट भी करता हूं, हमें 40 सालों में ये लिखवा लेनी चाहिए थी यार, हमें ये लिखवा लेनी चाहिए थी 40 सालों में। हमारा मसला फिर उसके बाद हम सियासत करते रहते, आज हमें ये नहीं करना पड़ता। फिर हमें रुस्वा नहीं होना। आप ये रुस्वाई की बात है ना यार, कि हमें ये लिख कर देते, वो लिख कर देते, एग्रीमेंट करते, नहीं कर रहे सारी चीजें। क्या करें भाई, क्या करें? जंगलों में चले जाए, भाई इन्हीं से फेस करना है, इन्हीं को फेस करना है, इन्हीं को मुंह देना है। तो आवाम के पास या तो भाई हम देखो हमें रिप्लेस कर देते ना यार। देखो 15 सालों में पीपीआई पीपल्स पार्टी हमें रिप्लेस कर देती, अपने कामों से हमें खत्म कर देते। 4 साल वजीर आजम इमरान खान रहे, अपने कामों से हमें रिप्लेस कर देते। आज भी शहर में जो कुछ हुआ है वो हमारे यहां तो हुआ है आखिरी दफा। तो हमें सारे सियासी कैनवस में हमें रिप्लेस भी तो कोई नहीं कर सकता ना अपने कामों से। तो मजबूरन हमें ये काम करना पड़ रहा है। मैं सीधी बात कर मैं बिल्कुल डिसएग्री नहीं करता, लेकिन जो बात मैं लिखवाने की बात कर रहा हूं ना, उसके बाद कुछ लिखवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाअल्लाह। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। जी उन्होंने ऐलान किया था भाई, उन्होंने हमारे सामने ऐलान किया था। मैंने क्या, उन्होंने साथ को खड़े होकर की बात।
देखो मेरे पास इसका जवाब है, दूंगा मैं इसलिए नहीं कि मैं जो है वो दूध का जला हुआ हूं। तो आप जो मुझे कोट कर रही हो भाई, मुझे उससे खड़े होकर एक आदमी बराबर में खड़े होकर कह रहा है, कमरे में कह रहा है, तो मैं जब तो कह रहा हूँ, ये वाले उसके सामने कह रहा हूँ, उनके सामने डेलीगेशन के सामने कह रहा हूँ। लेकिन अगर जब भी नहीं हुआ तो मेरे पास अभी भी जवाब है इसका कि कितने घंटे और कितनी 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 देर में हम मुझसे आज ये चीजों को वादा किया जाए। लेकिन मैं बोलूंगा नहीं, जब हो जाएगी वो चीज, मैं अभी भी इस मुझे ये कही जा रही है बात, उससे बड़ा मेरी पार्टी की बात कही जा रही है, बस अब हुआ कि तब हुआ, ये सब चीजें बस वो ही चाहती हैं जो आप कह रही हैं। लेकिन मैं उसका जवाब तो नहीं दूंगा कि वो उन्होंने आखिरी कॉल में हमें क्या बताया है कि कब होगी चीजें, वो हो जाएंगे, अल्लाह करे हो जाए, अल्लाह करे। मज़हब किया, तेरे वादे पे एतबार किया, हाँ पता नहीं कितने माह कितने साल जो है क़यामत का इंतजार किया। थिंक टीवी HD को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस पर वक्त आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।